ज़ीशान साहब, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है और इसकी पाकिस्तान के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है? जी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली मिरास का कानून है। मिरास के कानून के तहत ये देखा जाता है कि जब किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसके कानूनी वारसान हैं, हर कानूनी वारिस को किस तरीके से उसका प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि किस कानूनी वारिस का कितना शेयर बनता है और कौन कौन उसका कानूनी वारिस बनता है। तो हम यहाँ पर जो गाइडेंस लेते हैं वो कुरान और सुन्ना से लेते हैं। जैसे सूरह निसा है, सूरह निसा में कानून मिरास जो है उसके मुतालिक बड़ा तफसील से सारा कुछ बताया गया है। तो जो पाकिस्तान में इस वक्त लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो भी सारे का सारा वहीं से ड्राइव किया गया है। सर, जैसे आपने एक सोर्स इसके बारे में बताया कि वो कुरान और सुन्ना से हमें मिल रहा है, तो क्या जो नॉन मुस्लिम सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, उनके लिए डिफरेंट कानून है, या क्योंकि स्टेट लॉ बाकी सबके लिए सेम होता है हमारी नॉलेज के मुताबिक? जी, ये तो बात आपकी ठीक है कि बाकी जो लॉज हैं वो तो सब पर एप्लीकेबल हैं। जी सर। लेकिन जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें रिलीजन जो है वो देखा जाता है। अब जैसे इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये तो एक बड़ा कॉमन सेंस पर बेस भी बात है कि ऑब्वियसली क्रिश्चियंस के ऊपर कैसे अप्लाई हो सकता है। तो क्रिश्चियंस का अपना एक पर्सनल लॉ उसमें देखा जाएगा। अब जैसे अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक शख्स की डेथ हो जाती है तो उसकी बेटी को हिस्सा आधा मिलता है या एक हिस्सा मिलता है और बेटे को दो हिस्से मिलते हैं। तो जो ये क्रिश्चियनिटी का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें ऐसा नहीं है। तो एक तो उनका पर्सनल लॉ देखा जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर एक सक्सेशन एक्ट है, उसके सेक्शन 41 से ऑनवर्ड्स वो सारे डील कर रहे हैं क्रिश्चियन अदर देन पारसीज पर वो एप्लीकेबल नहीं है। वो हिंदूज हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, या किसी और सेक्ट से या रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो फिर लॉ उन पर एप्लीकेबल होगा। सर, पाकिस्तानी लॉ में या इस्लामिक लॉ में जो ये लीगल एयर्स हैं या जो वारिसान हैं, ये कौन लोग हो सकते हैं? ये सिर्फ बेटा बेटी ही होते हैं या और भी कोई लोग हो सकते हैं? जी, बेटा बेटी तो होते ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही हो। इसमें अगर खातून है, उसकी डेथ होती है तो उसका शोहर भी वारिस होगा, उसकी औलाद भी वारिस होगी। इसी तरह अगर कोई शख्स फोत होता है तो उसके विडो के अलावा, उसके औलाद के अलावा उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जिसमें इवन बहन और भाई भी लीगल एयर का स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं। ये सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। सर, जैसे औलाद की आपने बात की है, तो इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि जो स्टेप चिल्ड्रंस होते हैं, जी, क्या उनका कानूनी तौर पे विरासत में हिस्सा होता है या नहीं होता है, या हो सकता है? जी, ये ऐसा है कि जो स्टेप चिल्ड्रन होते हैं उनका विरासत में किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं होता। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये जब ये सवाल ये राइज होता है ना कि स्टेप चिल्ड्रन का हिस्सा होता है कि नहीं होता, तो अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि हमने कोई बच्चा गोद ले लिया, जी। उसका कोई हिस्सा बनता है कि नहीं बनता। तो कानूनी तौर पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को गोद लिया गया है, अडॉप्टेड चाइल्ड है, उसका भी कोई शेयर नहीं बनता, और इसी तरह जो स्टेप चिल्ड्रन है उनका भी कोई शेयर नहीं बनता। सर, ये जो बाकी जो चिल्ड्रन हैं या स्पाउस है, इन सब की क्या डिवीजन है अंडर इस्लामिक लॉ या पाकिस्तानी लॉ के, किसका कितना शेयर होता है? जी, ये बड़ा टेक्निकल सा एक पॉइंट है सर, और इसकी कैलकुलेशन जो की जाती है वो बड़े मैथमेटिकल फार्मूले से की जाती है। अब उसके लिए मैं आपको पहले बताता हूं कि अगर एक शख्स की डेथ होती है, सर, एक एग्जांपल देते हैं। जी, उसकी एक विडो है और उसका एक बेटा है और एक ही उसकी बेटी है। तो यहां पर सबसे पहले शेयर किसका निकाला जाएगा? विडो का निकाला जाएगा, जो उसकी बेवा है। उसकी बेवा का शेयर होगा 1/8, 1/8। अब अगर हम कहें कि 100 हमारे पास परसेंटेज ऑफ 100 के ऊपर देखें तो 1/8 12.5 एक्सक्लूड हो गया, उसमें से बाकी बचे 87.5। अब 87.5 जो है वो उस बेटे और बेटी में डिवाइड होगा, लेकिन इक्वली डिवाइड नहीं होगा। अब यहां पर क्या होता है, देखा जाता है कि बेटे कितने हैं। अगर एक बेटा है तो एक बेटे का हिस्सा निकालने के लिए उसको 2 से ज़रब दिया जाएगा, वो हो जाएगा 2, और एक बेटी है उसको 1 से ज़रब दिया जाएगा, वो हो जाएगा 1। अब इसमें 3 हिस्से निकलेंगे, क्योंकि 2 को जब 1 को 2 से ज़रब दिया तो वो हो गया 2 और 1। अब 2 + 1 = 3। अब 87.5 जो है उसके 3 हिस्से निकलेंगे, ठीक है, और वो जो 2 हिस्से होंगे वो बेटे का को। हिस्सा होगा, और उसमें से जो 1 हिस्सा होगा वो बेटी का हिस्सा होगा। इसी तरीके से अगर एक बेटे से ज्यादा बेटे हैं, फॉर एग्जांपल 6 बेटे हैं जी, तो 6 को 2 से ज़रब दे दिया जाएगा, वो हो जाएगा 12। और 3 बेटियां हैं
तो 3 को 1 से ही ज़रब दिया जाएगा। अब 12 प्लस 3 कितने हो गए? 15। तो 87.5 को डिवाइड कर दिया जाएगा 15 के ऊपर से, और फिर उसमें 2-2 शेयर जो है वो बेटे के होते जाएंगे और 1-1 शेयर बेटी का होता जाएगा। सर इसमें बेटे के 2 शेयर क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई पाकिस्तानी कानून की कोई बैकिंग है या इसके पीछे कोई इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस भी है जो? जी, जिस तरह मैंने पहले अभी शाहूक आपसे अर्ज किया कि हम जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो लॉ प्रिवेल कर रहे हैं दैट इज़ फॉलोइंग इस्लामिक लॉ, और जो उसका सोर्स है वो सूरह निसा है। तो सूरह निसा में वाज़ेह तौर पर यह लिख दिया गया है कि बेटे का हिस्सा 2 है और बेटी का यानी हाफ एंड इस तरह। अब आपका सवाल है कि नहीं, आपका सवाल है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक ये हो सकती है कि देखें, एक मर्द जो है ही इज़ हेड ऑफ अ फैमिली, उसके ऊपर काफ़ी लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसने नानो नफ़का का सारा बच्चों का मेंटेन करना है, उसके ऊपर बोझ भी है, उसने अपने बाकी मामलात भी देखने हैं, बच्चों को लुक आफ्टर भी करना है। तो इस वजह से ये उसके ज़्यादा शेयर दिया गया है क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है उसके ऊपर, तो इस वजह से। तो सर अगर कोई आदमी या कोई शख्स जो है वो फोत हो जाता है और उसके लीगल एज के अंदर कोई बेटा नहीं है, सिर्फ उसकी बेटियां हैं, तो क्या उसकी जो वरासत है वो बेटियों में ही तकसीम होती है या इस चीज़ को भी पढ़ा जाता है मुख्तलिफ जगहों पे कि वो उसके भाइयों में भी तकसीम हो जाती है जो डिसीज्ड है? तो क्या ये दुरुस्त है? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। सुन्नी सेक्ट, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है सुन्नी सेक्ट और शिया सेक्ट का। तो ऐसे है कि अगर एक शख्स की डेथ होती है, उसकी एक बेवा है और उसकी एक बेटी है और बेटा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में एक हद तक जो शेयर है वो उसके बहन भाइयों में भी जाता है। ये बात दुरुस्त है, यह सही है। और सर अगर एक से ज़्यादा शादी किसी ने की है और उसी के मुताबिक उसकी औलाद है, तो फिर क्या शेयर्स में कोई फ़र्क आता है या इसी तरीके से उसकी कैलकुलेशन होती है? अच्छा, आपके इस क्वेश्चन से ना मैं चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर लिया जाए इस बहाने से। अक्सर ऐसे होता है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी क्वेरीज अक्सर आती हैं। एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि जी मेरे वालिद साहब ने 2 शादियाँ की थी, तो पहली बीवी जो उनकी पहली बीवी है उससे 2 बेटे हैं और जो दूसरी है उससे 3 बेटे हैं, और वो कहते हैं कि जी दोनों बेवाओं को हिस्सा 50-50 मिल जाए, और यानी 50% एक बेवा का, 50% एक बेवा का, तो वो जो 50% है उसमें से ही बाकी सारी औलाद को शेयर मिले। तो ये गलत है। इसका ये तरीका होता है, किसी के अगर 2 बेवाएं हैं तो हमने उसका शेयर पहले 1/8 ही निकालना है। अगर 3 बेवाएं भी हैं तो फिर भी 1/8 ही निकालना है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि अगर 3 बेवाएं हैं तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो इस तरह तो फिर 3 हिस्से अलग अलग उनके बन गए। 4 भी हों, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1/8 हिस्सा निकाल दिया जाएगा। जैसे 100 में से 12.5 1/8 निकल गया। अगर एक बेवा है तो सारे का सारा 1/8 उसका हो गया। अगर 2 बेवाएं हैं तो वो जो 12.5 उसको 2 से डिवाइड करके दोनों बेवाओं को मिल जाएगा। इसी तरह 3 हो, 4 हो, 1/8 ही है जो डिवाइड हो जाएगा, और बाकी फिर जितने भी लीगल एयर्स हैं वो चाहे पहली वाइफ से हो या दूसरी वाइफ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इनहेरिटेंस के थ्रू जो विरासत है वो मिलना, और उसके अलावा कुछ और भी तरीके जो है वो देखा जाते हैं कि एक शख्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो तकसीम कर देता है या किसी को दे देता है, जिसमें विल और गिफ्ट जो है वो ज़्यादातर सुना जाता है। तो ये दोनों क्या हैं? अच्छा, ये अक्सर आपने सुना होगा कि कोई शख्स कहता है कि जी मेरे बच्चे अपना हिस्सा मांगते हैं, या कोई शख्स कहता है जी मैं अपने वालिद से अपना हिस्सा मांगता हूं तो मेरा वालिद तो मुझे हिस्सा देता ही नहीं है। देखें, ये हिस्से का क्लेम करना ही एक गलत बात है। वो इसलिए कि जब तक उसका फादर हयात है, ही इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये अभी तक उस प्रॉपर्टी में शेयर बना ही नहीं है। विरासत कब ओपन होती है? विरासत ओपन होती है जो प्रॉपर्टी का मालिक शख्स है उसकी डेथ के बाद, तो उससे पहले तो क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर डिस्प्यूट से बचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, उसको लगता है कि मेरे डेथ के बाद मेरे बेटे मेरी बेटियों को हिस्सा नहीं देंगे, अब वो क्या करे? वो जो उसकी डेथ के बाद सारे वारसान का हिस्सा बनता था वो अपनी लाइफ में सारों को दे दे, लेकिन वो इनहेरिटेंस नहीं कहा जाएगा। वो फिर या तो उसको आप हिबा कहेंगे, वो गिफ्ट
करेगा, सारों को गिफ्ट करेगा वो। तो ये पॉसिबल है, वो उनके शरई हिस्से के मुताबिक उनको हिबा कर सकता है। ये विल भी अक्सर कहा जाता है, लेकिन विल 1/3 होती है, तो हिबा जो है ये तो किया जा सकता है। सर इसमें क्यों रिस्ट्रिक्शन है कि विल जो है 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती? इसके पीछे भी कोई जी, इसके पीछे लॉजिक अक्सर तो ये भी होता है कि जो विल जब की जाती है तो विल अक्सर जो है ना चैलेंज हो जाती है, और उसमें हिबा जो है, हिबा क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उसको कर दिया गया, उसमें कंसिडरेशन भी कोई नहीं होती। और विल अक्सर ऐसे होता है कि कई दफ़ा एक शख्स डेथ बेड पर है, और वसीयत का कॉन्सेप्ट भी हमारा ऐसा ही है कि एक शख्स जो हालत मर्ग में है या बेड रिडन है बीमारी की वजह से, लालत की वजह से, तो वो हो सकता है किसी को एलिनेट करना चाह रहा हो, किसी को शेयर देना चाह रहा हो, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ पता नहीं इतनी है कि नहीं है, तो थोड़ा सा ना एक एम्बार्गो, एक एनकम्बरेंस समझ ले कि उसके ऊपर लगा दिया गया कि भाई आप 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। सर क्या किसी आदमी या औरत जो फोर्थ हो गया है या वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा कर सकता है कि वो अपने किसी औलाद में से किसी एक या दो को डिसइनहेरेंट कर दे अपनी विल में, या किस तरीके से ऐसे लिख दे कि इसको नहीं बस मिलना? अच्छा, ये जिसको हम हर्फ़ आम में अक्सर कहते हैं आग कर देना, तो आग का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, और हमारा जो पाकिस्तान का लॉ है उसमें भी आग करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब आप अक्सर देखते होंगे कि अखबारों में इश्तिहार आता है कि मैंने अपने नाफरमा बरदार बेटे को अपनी जायदाद से आग कर दिया है। उसकी वजूहात होती हैं, बेटे के खिलाफ क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो वो भागा होता है, पुलिस वाले वालदैन को तंग कर रहे होते हैं, वालदैन कहते हैं कि यार वो भाग गया, हमारा ताल्लुक नहीं है, उनको फिर साबित करने के लिए आगनामा अक्सर, लेकिन वो डेथ के बाद वो भी अपना शेयर क्लेम कर सकता है जिसको आग कर दिया गया हो, वो फिर भी एंटाइटल्ड है। तो सर अगर गिफ्ट के थ्रू अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सारी मरने से पहले किसी ने डिवाइड कर दी है, तो पीछे फिर उसके पास कुछ स्टेट बचती नहीं है, तो अगर वो फोर्थ हो जाता है तो कोई इनहेरिटेंस नहीं है जो डिवाइड होने के लिए, तो वो जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है इंडिविजेंस का, तो अगर वो पहले ही उसको फॉलो ना करते हुए बेटियों को इक्वल पोर्शन दे दिया जाए या किसी को ज़्यादा दे दिया जाए, तो क्या इसके पीछे भी कोई बैकिंग नहीं है, इसको कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म? जी बिल्कुल, कंट्रोल करने का इसका मैकेनिज्म है। अब देखें, अक्सर ऐसे होता है कि एक बाप अगर उसकी डेथ हुई होती, जो विरासत में से हिस्सा सारों को मिलना था, अगर उसने अपनी लाइफ में वो डिवीजन कर दिया है, हिबा कर दिया है, तो फिर तो कोई डिस्प्यूट ना हुआ ना, ऐसा ही है। लेकिन अगर वो किसी एक को डिप्राइव कर देता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बच्चियों को, बेटियों को ही डिप्राइव किया जाता है। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है रूरल एरियाज में भी अब इस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन पहले यही होता था। तो इसके पीछे इस मामले को ख़त्म करने के लिए एक तो मैं पहले आपको एक हदीस का रेफरेंस देता हूँ। ये सही बुखारी से ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि औलाद को बराबर का हिस्सा दो और किसी के साथ ज्यादती ना करो, यानी उसका मफहूम जो है वो ये था। तो इसका मतलब है कि इस्लाम ने फिर ये तो इजाज़त दी कि आप अगर चाहते हैं तो अपनी लाइफ में अपने जो लीगल एज आपकी डेथ के बाद जो बनने वाले हैं उनको आप अपनी लाइफ में जो उनका शेयर बनता है वो आप दे दें, लेकिन अगर आप किसी एक के साथ ज्यादती करते हैं तो वो नापसंदीदा फेल है, तो इस चीज़ को भी मना किया गया है। अब इसी तरह अगर किसी औरत को डिप्राइव कर दिया जाता है इनहेरिटेंस के राइट से, तो यहाँ पर हमारा एक पंजाब की एनेक्टमेंट भी है, वो मेरा ख्याल है कुछ इस तरह से है कि पंजाब विमेन प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस राइट, कुछ इस तरह का 2021 का लॉ है जिसके तहत वो ऑम्बड्समैन के पास कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं, तो ये प्रोटेक्शन तो है। सर इसके अलावा ये है कि एक ट्रेडिशन है या फैमिली प्रेशर देखा जाता है कि बेटियां या कोई बड़ा भाई या कोई अपना शेयर जो है वो अक्सर छोड़ देता है कि बड़ा भाई इसलिए कि मेरे छोटे भाइयों में डिवाइड हो जाएगा, या बहनों पे प्रेशर है कि वो अपनी फैमिलीज़ पे हैं तो वो अपना शेयर छोड़ दें, तो क्या इसकी इजाज़त है या वो अपना शेयर जो है वो उन्होंने लेना ही होता है? अच्छा, आपने कहा कि कोई भाई, अगर मेरे सामने तो आज तक कभी ऐसी एग्जांपल नहीं आई कि किसी बड़े भाई ने कहा हो कि जी मैं अपने छोटे भाइयों के लिए कुर्बानी देता हूँ। हाँ, लेकिन बहनों को ज़रूर प्रेशराइज किया जाता है। वो समाजी प्रेशर भी हो सकता है, ख़ानदानी प्रेशर भी हो सकता है, या एक कस्टम देहाती इलाकों जात में चल रही है कि बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, तो लेकिन ये प्रैक्टिस तो गलत है।
तो दूसरा, अगर ये किया जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर इस सिचुएशन में अगर ऐसा हो जाता है तो वही जिस तरह मैंने कहा कि वो उसके खिलाफ कोई ना कोई कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। लेकिन समाजी प्रेशर होता ज़रूर है, कुछ इलाकों में अभी भी है, और उसकी वजह ये होती है कि जो उसके पेरेंट्स हैं या भाई हैं वो कहते हैं कि जी हमने इसकी शादी की, हमने इसको सामान जहेज बना कर दिया, हमने 500 लोगों का खर्चा किया, हमने इसको जेवरात बना कर दिए, तो जो इसका कानूनी हिस्सा बन रहा था वो तो हमने दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ करने के बावजूद जो प्रॉपर्टी में उसका कानूनी हिस्सा बनता है वो तो लीगल एयर, वो वहीं का वहीं है। सर, अगर कोई अब डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, इन सब चीज़ों की नॉलेज जो हम दे रहे हैं या लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में, उसके बाद भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो क्या स्टेप्स हैं जो इनिशियली किसी भी फैमिली को लेने चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज ना उनको हो? अब देखें, प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं। कोई भी अगर शख्स फोत हो गया है उसकी या तो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। मूवेबल में कोई बैंक अकाउंट्स वगैरह हो सकते हैं, उसके लिए तो सक्सेशन सर्टिफिकेट, लेकिन अब तो वो नादरा की तरफ से भी जारी कर दिया जाता है। ज़्यादा डिस्प्यूट जो राइज होते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतालिक होते हैं। तो उसका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि पंजाब पार्टीशन एक्ट जो है वो बनाया गया है। अगर ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि अगर कोई घर डिसीज छोड़ कर गया है तो भाई साहबान जो होते हैं वो काबज़ होते हैं, और जो बहनें होती हैं वो अपना हिस्सा मांग रही होती हैं, वो उनको शेयर नहीं देते, पोजेशन नहीं देते, तो वो एक सूट फॉर पार्टीशन, तकसीम का केस सिविल कोर्ट में दायर कर सकती है। और वहाँ पर एक पूरा प्रोसेस है, भाइयों को भी बुलाया जाता है, शेयर्स देखे जाते हैं। अगर भाई कहते हैं कि जी हमारे वालदैन जो हैं वो लाइफ में बहनों को हिस्सा दे गए हैं, अगर कोई ऐसा क्लेम वो करते हैं तो कोर्ट इस क्लेम को भी एसर्टेन करेगी आया वाकई ऐसा था या नहीं था। फिर एंड पर कोर्ट क्या करती है, जब ये सारे प्रिलिमिनरी डिक्री एक दे दी कि जी बिल्कुल इन सारों का शेयर बनता है, तो फिर एक कमीशन को भेजा जाता है वो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए कि भाई इसको जाकर देखें ये डिवाइड हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। अगर 7 वारसान हैं, क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? अगर नहीं डिवाइड कर सकते तो इसको ऑक्शन करवा दिया जाए, और जिसका जो हिस्सा बनता है वो ऑक्शन करवा कर जो पैसे बनते हैं वो उनको दे दिए जाए। तो इस तरीके से फिर उनको शेयर मिल जाते हैं। इन सब प्रोसीजर के लिए क्या प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर पर्सन के पास होने चाहिए जब भी उसने किसी भी प्रॉपर्टी की डिवीजन के लिए कहीं पे जाना है? तो इसमें जी सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो तो प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट ही है। जैसे बैनामा, अगर प्रॉपर्टी डिसीज जो इनका प्रेडिसेसर या वालिद था, अगर उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो कोई सेल डीड होगी। इसी तरह किसी सोसाइटी में कोई ट्रांसफर लेटर होगा। अगर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है इंतकाल होगा, गिफ्ट मिली है हिबानामा होगा। ये टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो ये होने चाहिए। फिर उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो बाकायदा मजाज महकमे से जारी हुआ हो, जो इस चीज़ का सबूत हो कि फ़लानी तारीख को प्रेडिसेसर या बाप जो है वो फोत हो चुका हुआ है। फिर एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है नादरा की जानिब से, जिसमें लिखा होता है कि जो मरने वाला है उसके ये वारसान हैं। और इसके अलावा शनाख्ती कार्ड की CNIC की कॉपीज सारों की होनी चाहिए। तो फौरी तौर पर तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। अब मैं कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक घर है जिसमें आम तौर पे जो देखा जाता है कि बेटे टेक केयर कर रहे होते हैं पेरेंट्स की या उनकी जिम्मेदारी होती है उस पर, लेकिन एक घर है जिसमें बेटियां कर रही हैं उस चीज़ को और बेटे जो है वो साथ में ही नहीं रहते हैं, एक ऐसी फैमिली का सेटअप है, तो उसके अंदर क्या तब भी बेटियों के शेयर्स या उनके जो राइट्स हैं वो उतने ही रहेंगे या वो भी रिवर्स हो जाते हैं या एक्सचेंज हो जाते हैं? नहीं, उनके उतने ही रहेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उसका बेटा उस शख्स का था लेकिन वो कहीं और पर मौजूद था, खिदमत नहीं कर रहा था, बेटी ने खिदमत की तो हाफ से उसको ज़्यादा शेयर मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उतना ही शेयर रहेगा। और सर अगर कोई मुस्लिम है और वो अपनी लाइफ के अंदर कन्वर्ट कर जाता है किसी और रिलीजन की तरफ, तो क्या उसकी फैमिली पाबंद है उसको उसका पोर्शन देने के लिए जो इनहेरिटेंस में उसका बन रहा है? जी, इसके मुतालिक भी अहादीस में मौजूद है कि अगर कोई शख्स इस्लाम छोड़ देता है जिसको मुर्तद कहा जाता है, तो मुर्तद शख्स जो है वो अपने प्रेडिसेसर की प्रॉपर्टी में कोई क्लेम नहीं कर सकता। और सर अगर छोड़ता नहीं है और वो पहले से ही गैर मुस्लिम है और वो रिश्तेदार है और अगर किस तरीके से अगर वो मुस्लिम होता तो वो इनहेरिटेंस के लिए लीगल एज में शुमार होता, लेकिन वो शुरू से ही गैर मुस्लिम है तो वो भी फिर नहीं, वो तो फिर उसका तो फिर नहीं बनेगा। सर अगर कोई डेट है डिसीज्ड के ऊपर या कोई और उसने चीज़ें हैं जिसको उसने अभी कंप्लीट करना था अपनी लाइफ के अंदर और वो नहीं कर पाया,
तो क्या उसके लीगल एज की जिम्मेदारी है कि वो फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इनहेरिटेंस की उसको पहले कवर करें या क्लियर करें? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर ये होता है कि वारसान कहते हैं कि जी पहले हम अपना शेयर जो है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि वालिद साहब ने जो कर्जा लिया हुआ था वो अगर बचे पैसे तो पे बैक कर देंगे। नहीं, सबसे पहले डेट क्लियर करें। अगर 100% है उसमें से 10% अगर डेट है तो पहले 10% निकालें उसमें से, उसके बाद फिर उसकी डिवीजन करें। चल सर, अगर कोई ऐसा शख्स है जो जिसकी डेथ जो है वो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो गई है, तो उसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होगा? क्या उस जुरिस्डिक्शन का जहाँ पे वो उसकी डेथ हुई है, या पाकिस्तान का क्योंकि वो उसका सिटीज़न है, या दोनों का? ये तो डिपेंड करता है कि वो क्या हमेशा से पाकिस्तान में रहा है। अगर वो हमेशा से पाकिस्तान में रहा है, उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, उसके वालदैन पाकिस्तान में रहे हैं, तो अगर बाहर भी उसकी डेथ हो जाती है और वो मुसलमान है तो उस पर यहाँ का कानून और यहीं का इस्लामिक लॉ ही उस पर एप्लीकेबल। सर, जैसे अभी गिफ्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर ऐसा हो कि कोई शख्स अपनी बेटियों को ना हिस्सा देना चाहने की नीयत से अपने बेटों को गिफ्ट कर देता है, तो क्या बेटियों के पास राइट है कि वो इस चीज़ को चैलेंज कर सकें कि अगर ये इस तरह से ना होता तो हमें भी उनका पोर्शन मिल जाता? हाँ, ये अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई कि अक्सर ऐसे होता है कि कई दफ़ा बेटियों को डिप्राइव करने के लिए इस तरह का हिबानामा तैयार कर लिया जाता है। और लेकिन इस तरह के ज़्यादातर केसेस में जो देखा गया वो ये देखा गया कि बाप ऐसा नहीं चाह रहा था, ये बेटों ने किसी तरीके से मैनेज कर लिया और हिबानामा तैयार कर लिया। अब इस सिचुएशन में अब हिबानामा जिसको हम गिफ्ट डीड कहते हैं, अगर वो बल्कि अगर क्या वो तो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा तो फिर ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई होगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो बेटियां हैं वो एक सिविल सूट फाइल करके उस गिफ्ट डीड को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं कि जी ये एक फ्रॉड के रिजल्ट के तौर पर तैयार किया गया है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ फ्रॉड, ये जाली है, हमारे वालिद साहब ने कभी भी इसके ऊपर कोई दस्तखत अंगूठे नहीं किए और ये उनकी सेहत जो बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए थे उसका फ़ायदा उठाकर ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। सर, कोई ऐसी फाइनल एडवाइस जो आप फैमिलीज़ को देना चाहते हो और उसमें आप उनको ऐसा सजेस्ट करना चाहते हो कि वो इन डिस्प्यूट से बचे रहें, या अगर डिस्प्यूट राइज हो जाएं तो इसको कैसे एमिकेबली सॉल्व करें, इसके बारे में? बिल्कुल, मैं ऐसी फैमिलीज़ को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि जी पहले तो सबसे पहले आप ये क्लियर करें कि जो बच्चियाँ हैं, जो हमारे घरों की बेटियाँ हैं, उनका जो कानूनी राइट बनता है वो उनको हर हाल में लाजमी दिया जाए। और दूसरी बात, आपको ना बेसिक नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का। अब जैसे कुरान मजीद हम लोग पढ़ते हैं बतौर मुसलमान, लेकिन और सूरह निसा हम लोगों ने बेतहाशा दफ़ा पढ़ी है, लेकिन इसको कभी इस एंगल से भी पढ़ें। उसका वैसे तो सारे कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ना चाहिए, लेकिन सूरह निसा का तर्जमा देखें और फिर पाकिस्तानी लॉ देखें, यहाँ का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, किस तरीके से डिवीज़न की गई है, कैसे डिवाइड करने के लिए गाइडेंस दी गई हैं। तो ये बेसिक नॉलेज, मैं ये नहीं कहता कि आप इसके एक्सपर्ट बन जाएं, लेकिन बड़ा बेसिक सा नॉलेज है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उम्मीद है किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट आपको कभी फेस नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू जो तमाम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट के साथ उनका वास्ता पड़ता है, तो इस चीज़ के बारे में हमेशा बात होनी